गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन आज जो है पढ़ा जाएगा। जो सेल होता है, सेल की बात किया जाए सबसे पहले इसकी एक परिभाषा देते हैं सर रूडोल्फ पीटर्स के अकॉर्डिंग। सर रूडोल्फ पीटर्स ने कहा था, सर रूडोल्फ पीटर, इन्होंने सबसे पहले कहा, इनके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, इन्होंने कहा कि all living things are made up by one or more cell। मतलब ये जो सभी कोशिकाएं होती हैं, सभी जो भी जितनी भी वस्तुएं ऑल लिविंग, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, वह सभी जीवित वस्तुएं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो ये जो रूडोल्फ पीटर ने कहा। अगर हम थोड़ा सा क्या उसका हिस्ट्री पर सेल के बारे में, थोड़ा सेल के बारे में जानते हैं कि सेल की खोज किसने किया, फिर सेल का नॉमिनेशन कैसे हुआ, सेल की थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय अगर देखा जाए तो सेल की खोज किसने किया, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आखिर सेल की खोज किसने किया। सेल को सबसे पहले किसने देखा? मैक्सिमम बुक में मिलेगा जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में सबसे पहले जो है एक कार के टुकड़े में, एक लकड़ी का गुटका होता है कार का टुकड़ा, उस कार के टुकड़े की छीलन को जो है जब माइक्रोस्कोप पे देखा, बहुत वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था, बहुत ज्यादा जो है उसका रिजोल्यूशन अच्छा रहा हो, तो उसमें देखा तो उसे उसमें जो है उनको जो है कुछ इस स्ट्रक्चर, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो इन्होंने इसके लिए शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ये जो है एक सेलुला का मतलब होता है एक कंपार्टमेंट। तो बाद में इसी जो सेलुलर शब्द है, एक कंपार्टमेंट है, इसी को कहा गया बाद में सेल। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने जो खोज किया था वो वास्तव में लिविंग सेल नहीं था, बल्कि अभी जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कार का टुकड़ा लिया और कार के टुकड़े के छीले में इन्होंने सबसे पहले देखा, मीन्स ये जो था ये केवल और केवल सेल वाल था, ना कि पूरी तरह से सेल था। लेकिन जो लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्योंकि सेल का इन्होंने किया और सेल नहीं बल्कि सेल वाल का इन्होंने जो है देखा, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी जो भी जीव द्रव्य है या कोई ऑर्गेनेल्स है, वो सारे ऑर्गेनेल्स वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है डेड सेल है। ये इन्होंने देखा था वो डेड सेल था। तो इसलिए इन्होंने जो है सेल वाल का जो है इन्होंने डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल की खोज किसने किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय जो जीवित कोशिका, इसका अध्ययन सबसे पहले जो है अपने दांत और जो चीक्स है उसकी जो मैल है उसको जो है सन 1674 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा। और साइंटिस्ट कौन थे? वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया। किस सन में किया? सन 1674 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले इसका इन्होंने अध्ययन किया। इनको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को इनको जो है नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जो है जानते हैं। तो इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणु विज्ञान के जनक के नाम से भी जो है जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के इनको जाना जाता है। अगर इसकी सेल थ्योरी की बात किया जाए तो सेल थ्योरी जो है सबसे पहले जो सेल थ्योरी दिया गया दात्रोचित ने दिया। दात्रोचित ने जो है 1824 ईस्वी में सबसे पहले सेल थ्योरी दिए थे। लेकिन इसका जो श्रेय जाता है सेल थ्योरी का, क्योंकि इन्होंने बस सेल के बारे में थोड़ा बताया कि हाँ सेल जो सी नगेली ने खोजा था, सी नगेली ने कहा कि एक डिविजिबल सेल होती है, विभाजनशील जो है कोशिकाएं होती है जिसके कारण जीव का शरीर लगातार
वृद्धि करता रहता है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक या फिर एंटोनी वान लीeuwenhoek ने भी जो है अपने बारे में इस कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका किस प्रकार से होती है। एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को बाद में सेल नाम दिया गया। लेकिन जो सेल थ्योरी में दिया गया, सेल थ्योरी, इस सेल थ्योरी का जो श्रेय है वो स्लाइडन एंड श्वान को जाता है। स्लाइडन एंड श्वान जो है, इनको जो है सबसे पहले माना गया कि इन्होंने जो है जो उचित सेल थ्योरी है, उचित कोशिका सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन इन्होंने किया। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि सेल इज द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यहां पर आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि स्लाइडन एंड श्वान रिगार्डिंग, यह जो कोशिका होती है वो जीवन की भौतिक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। भौतिक, संरचना तथा क्रियात्मक इकाई का एक आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है कोशिका। तो इस तरह से एक छोटी लाइन में कह सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है कोशिका कहा जाता है। जो कोशिका है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम विर्चो की बात करें, विर्चो ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू विर्चो ने सबसे पहले एक थ्योरी दिया जिसका नाम दिया ऑमनिस ई सेल्युला। इसका मतलब होता है, जो ऑमनिस सेल्युला ई सेल्युला का मतलब होता है, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या कह सकते हैं ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यानी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो ये यहाँ पर जो है कुछ सेल की थ्योरी जो है यहाँ पर दिया गया, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी थिंग्स है, जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल लिविंग थिंग, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, सभी जीवित वस्तुओं का जो निर्माण होता है एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेल थ्योरी दिया गया। अगर हम सेल को बात करें तो जो सेल होता है, सेल ये दो प्रकार के, अगर सेल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिज्म। या तो होते हैं यूनिसेलुलर और या तो होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ऐसा जीव जिसका शरीर है वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बना हो, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और यदि जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है उसे हम बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यूग्लिना जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, अमीबा का नाम सुने होंगे वो भी यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे वो भी जो है यूनिसेलुलर होता है। तो ये सभी जो आज जो है बहुत सारे जो होते हैं ये सभी जो है यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर में जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जिसको मैं आपको सभी दिखाई पड़ जाते हैं, जिसमें जितने प्लांट्स या एनिमल हैं, बड़े हायर प्लांट्स या हायर एनिमल या कुछ लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स भी जो है इस मल्टीसेलुलर में आते हैं। जो यूनिसेलुलर होता है इसका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उसमें समस्त जितनी भी जैविक क्रिया होती है उसी एक कोशिका में होती है, जबकि मल्टीसेलुलर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अतः उनमें समस्त जैविक क्रियाएं अन्य कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो ये होता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना वो है टाइप्स ऑफ सेल। मेन पढ़ना टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल को देख लें। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार।
देखिए अगर कोशिका की बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज प्रोकैरियोट सेल and second is eukaryote cell. वैसे एक और तीसरा भी होता है मीजोकैरियोट्स. तो मीजोकैरियोट्स जो होता है उसको हम लोग बाद में पढ़ाएंगे कि मेन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. मीजोकैरियोट्स कुछ जंतुओं में पाए थे जैसे डायनोफ्लाइलेट्स में प्रेजेंट होता है, तो अभी हम लोग उसकी बात कर लेंगे. एक लाइन क्या है वो. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो प्रकार के जो है सेल होते हैं मेनली. थोड़ा सा इसका डिफरेंस कर लेते हैं. प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य मतलब प्राचीन. कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मीन्स एक ऐसा केंद्रक जो प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब आद्य प्रकार का है, प्राचीन प्रकार का है, उसको नाम दिया गया प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स, यू मीन्स होता है प्रू प्लस कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें केंद्रक वास्तव रूप में प्रेजेंट होता है उसको यूकैरियोट्स, और जिसमें केंद्रक आद्य रूप में पाया जाता है, प्राचीन रूप में. जैसे होता नहीं कि जब कोई चीज बनता है नया, जैसे मान लेते हैं साइकिल ही बना रहा होगा स्टार्टिंग में, तो आवश्यक नहीं कि आज की जो साइकिल चल रही है जो गियर वाली है, रेंजर है, तमाम तरह के हैं, उस तरह की तो थी नहीं. एक नॉर्मल थी, फिर धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते होते आज जो है बहुत सारे उसमें फीचर्स आ गए हैं. तो जब पहले कोई चीज बना होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो है डिसक्वालिटी भी रही होंगी, बहुत सारी उसमें कमियां रही होंगी. धीरे धीरे उन कमियों को दूर होता गया और धीरे धीरे इस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करता गया, और अडॉप्ट करते करते एक जो है यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुआ होगा, ऐसा माना जाता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन लोगों को डिफरेंस की. तो सबसे पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आद्य प्रकार का होता है, इसमें न्यूक्लियस वास्तविक रूप में प्रेजेंट होता है. आद्य प्रकार का मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस तो है, एब्सेंट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. बस न्यूक्लियस है क्या, न्यूक्लियस जो है यहाँ पर जो है वो अविकसित रूप में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस जो होता है वो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या अनडेवलप्ड लिख सकते हैं, यानी अविकसित जो है केंद्र किसमें पाया जाता है. जबकि इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो केंद्रक होता है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है. फिर ये क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड या अनडेवलप्ड होता क्या, इसको समझ ले चित्र के थ्रू जो है. जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, और इसी में जो है एक धागे संरचना में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं. 4 भाग हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, और ये धागे नुमा क्रोमैटिन थ्रेड, जिसको जो बाद में डीएनए कहलाएगा. और ये न्यूक्लियर पोर होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं, ये मतलब हम पढ़ाएंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया जाएगा. ठीक है, सेकेंड ईयर का वो कोर्स है प्रोटीन सिंथेसिस. अभी तो आज हम लोग 9th और 11 दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रोकैरियोट्स है, ये तो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है. कैसा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, तो इसमें 4 भाग पाए जा रहे हैं. तो इसमें कौन कौन सा भाग इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें जो अगर बात करें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है पहली चीज. दूसरा न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं पाया जाता है. तीसरा, जब इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म
ये तीनों जो है एब्सेंट होते हैं। तो बचा क्या, केवल क्रोमैटिन थ्रेड बचा है, इसलिए एक पार्ट इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस का, इसलिए न्यूक्लियस को एब्सेंट नहीं मानते, न्यूक्लियस जो अनडेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि उसमें क्या होता है, उसमें पूरी तरह से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पहला ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस बात करेंगे तो डिफरेंस टाइप ऑफ, बहुत विभिन्न प्रकार के जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, नहीं पाया जाता है। गोल्गी बॉडी हो गया, नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड हो गया, नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सभी जो होते हैं आर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये सभी इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें क्या है कि सभी ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सभी इसमें जो है पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। तो इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम कौन सा, 70S टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कहोगे 70S कहां पाया जाता है, 80S तो साइटोप्लाज्म है, 70S इसके माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसलिए यूकैरियोट्स में 70S एंड 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्या क्या इसमें जो है प्रेजेंट या एब्सेंट होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है पूरी कोशिका में फैला होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, पूरी कोशिका में फैला होता है। साइटोप्लाज्म कैसे होता है, पूरी कोशिका में जो जाकर के वो फैला, जैसे एग्जाम्पल बना लेते बना देते हैं, जैसे यही है सेल। तो ये पूरी कोशिका में यहां पर जो है साइटोप्लाज्म फैला होता है, इसी साइटोप्लाज्म इसका डीएनए रहता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो पूरी कोशिका में जो है फैला हुआ होता है, जबकि इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में जो है तक वो सीमित होता है, जबकि जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है पूरी कोशिका में फैला होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म स्प्रेड इन होल सेल। अगला इसमें देखेंगे वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है, जिसको लोग रिक्तिका कहते हैं, वैक्यूल इज एब्सेंट। इसमें रिक्तिका, जिसको रसधानी भी कहा जाता है, वो नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। बट एक चीज और ध्यान दे, वैक्यूल्स प्रेजेंट है लेकिन केवल किसमें, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। केवल वैक्यूल है, रिक्तिका रसधानी किसे पाया जाता है, केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन भी करना आवश्यक है, बिना रिस्पायरेशन के कोई जो है जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है इससे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो मीजोसोम होता है, जबकि इसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम
होता है, यानी उसमें वेल डेवलप्ड एक ऑर्गेनेज पाया जाता है। यहाँ पर एक टुड़ी मुड़ी से संरचना होती है जो कोशिका कला से जुड़ी होती है, जिसको मीजोसोम मध्यकाय कहते हैं। उस मध्यकाय के द्वारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का कार्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संभवतः माना जाता है कि एटीपी संश्लेषण की क्षमता होती है। जहां पर एटीपी संश्लेषण होता है उसे वहीं पर रिस्पायरेटरी सिस्टम उसी को कहा जाता है। अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की सिस्टम की बात करें, फोटोसिंथेसिस सिस्टम, तो फोटोसिंथेसिस जो सिस्टम होता है इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके द्वारा जो है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वहां पर एक इकहरी सिंगल जो है सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल लेयर होता है, तो उसके थ्रू जो है ये यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि इसमें जो है एक मेम्ब्रेनस प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके लिए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अगर सेल डिवीजन की बात किया जाए कोशिका कला की, तो सेल डिवीजन होता है इसमें माइटोसिस मियोसिस ये सब नहीं होता है। सेल डिवीजन कैसा होता है ना, तो माइटोसिस होता है और ना ही मियोसिस होता है। केवल और केवल जो है ट्रांसवर्स डिवीजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मेनली कैसा होता है, बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। मेनली कैसा होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा सेल डिवीजन होता है। जबकि इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस टाइप का हो सकता है या मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। ठीक, अगर इसके डीएनए की बात करें तो इसका जो डीएनए होता है, ये डीएनए, इसका डीएनए सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब ये नहीं गोल सा होगा, सर्कुलर का मतलब होता है इसमें कोई एंड नहीं पाया। 3 एंड और 5 एंड जो होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, 3 एंड to 5 एंड नहीं पाता है। लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होगा, ध्यान रहे डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। तो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है। जबकि इसमें अगर हम बात करें जो डीएनए होता है वो डीएनए लाइनियर डीएनए, जिसमें 3 into 5 एंड या 5 into 3 संरचना पाई जाती है, तो डीएनए उसका रेखाकार होता है और इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो क्रोमोसोम नहीं बनता है, इसमें क्रोमोसोम नहीं बनता है, इसमें जो डीएनए होता है वो प्रोक्रोमोसोम बनाता है, प्रोक्रोमोसोम बनाता है, या जिसको हम लोग जीनोफोर कहते हैं। जबकि उसमें जो है क्रोमोसोम बनता है, हम लोगों में गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। जैसे ह्यूमन की सेल में 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर पाए जाते हैं, तो प्रोक्रोमोसोम से पाया जाता है। इसका जो डीएनए होता है, डीएनए डज नॉट कंटेन या अटैच्ड भी लिख सकते हैं, कंटेन विद हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ध्यान रहे, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि इसका जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 5 प्रकार का होता है, H1, H2A, H2B, H3, H4। कोसेल ने इसका जो खोज किए थे, तो उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग पढ़ाएंगे। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता, जबकि इसका जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ये कुछ जो है थोड़ा बहुत जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है उसके डिफरेंस यहाँ पर जो है पता चला कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो 2 प्रकार के यहाँ पर है। हमने कहा था तीसरा भी होता है मीजोकैरियोट्स, इसको सभी स्टूडेंट्स अपना नोट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा एक होता है मीजोकैरियोट्स। तो मीजोकैरियोट्स के बारे में जान ले क्या होता है। मीजोकैरियोट्स मिस होता है, जैसे मीजोकैरियोट्स क्या है, मीजोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक सम्मिलित रूप है। मतलब इसमें कुछ लक्षण प्रोकैरियोट्स के होते हैं, कुछ लक्षण मीजोकैरियोट्स। मतलब कैसा होता है, तो पहला लक्षण इसमें होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है। अगर न्यूक्लियस डेवलप्ड है तो जितने सब ऑर्गेनेल्स होते हैं सब पाए जाएंगे, यानी इसमें ये चीज क्लियर होता है, ये पाया जाता है, और ऑल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम भी 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है, सब कुछ पाया जाता है, एक चीज नहीं होता है बस। और वो होता है कि मीजोकैरियोट्स में ये पाया जाता है कि डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है।
सब कुछ यूकैरियोट्स टाइप का होता है, लेकिन बस उसका भी डीएनए मीजोकैरियोट्स का हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता, और ऐसा पाया जाता है डायनोफ्लैजिलेट्स में। एग्जांपल है इसका डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, ये एल्गी है, शैवाल होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स शैवाल है, डायनोफाइसी वर्ग में रखा गया है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का होता है सेल डिवीजन। डायनोफ्लैजिलेट्स में डायनोमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। डायनोमाइटोसिस टाइप का जो है सेल डिवीजन यहां पर होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स रहता है। जो मीजोकैरियोट्स टाइप का जिसमें सेल होता है, नहीं तो ये वैसे देखा जाए इसको छोड़ दिया तो सभी में या तो प्रोकैरियोट्स होगा या यूकैरियोट्स होगा। इसका एग्जांपल क्या है प्रोकैरियोट्स का? तो इसके एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया, आ जाता है प्रोकैरियोट्स का। बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आता है। और जबकि इन दोनों को छोड़ करके, या माइकोप्लाज्मा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को छोड़ करके जितने हैं सभी यूकैरियोट्स नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर जो है रहते हैं। प्रोकैरियोट्स केवल और केवल यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये पूरा जो था ये सेल का एक डिफरेंस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट टाइप्स ऑफ सेल था। ठीक है, अगले वाले पार्ट्स में हम लोग इसके आगे जो पार्ट्स है यानी पार्ट्स ऑफ सेल उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।